हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। स्वागत करता हूँ एक बार पुनः आपका। देखिए, पुर्तगाली कंपनी के बारे में, पुर्तगालियों के भारत पर क्या प्रभाव रहे, पुर्तगालियों का विस्तार क्या रहा भारत पर, है ना, किस तरीके से पुर्तगालियों का पतन होता है, ये सब टॉपिक हम क्लियर कर चुके थे। अब मैं आपको आज नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान रखना, भारत में क्रम आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे व्यापार करने के लिए। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद आपके डच भारत में आते हैं, फिर आपके अंग्रेज आए थे, अंग्रेज़ों के बाद आपके डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, लास्ट में आपको पता है लास्ट में स्वीडिश कंपनी भारत आई थी। तो आप ध्यान रखना। दरअसल प्रश्न बनता है कि भारत में आने वाली दूसरी व्यापारिक शक्ति कौन सी थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डच उसका उत्तर हो जाएगा। तो आज पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए, वो जो हम जिसके बारे में हमको पढ़ना है, डचों के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डचों के बारे में पढ़ना है। द डच, ये आज का हमारा क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं डचों के बारे में। देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि भारत में दूसरी व्यापारिक शक्ति कौन सी थी? डच थे भाई, है ना। तो डचों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो आप एक चीज़ दिमाग में बैठाओ कि डच भारत में आए, लेकिन भारत में आने से पहले डचों की स्थिति कुछ अलग थी। डच पहले, ध्यान रखना, पहले भारत में नहीं आए। पहले आप इस चीज़ को नोटिस करना कि जब डच पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने आए तो 1596 में डच सबसे पहले इंडोनेशिया आए थे भाई। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आते हैं भाई डच। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर व्यापार करने की दृष्टि से आपको मैं बता चुका हूं पहले भी। ये जो अभियान डचों का भारत में आया था, ये जिस व्यक्ति के नेतृत्व में आया उसका नाम है आपका डेह इस्तेमान एक जहाज का कैप्टन था, जहाजी कैप्टन। डेह इस्तेमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान पूर्वी देशों की तरफ आता है। और पूर्वी देशों में भी सबसे पहले कहाँ पर आया था? ये आया था आपके इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आया था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि इस समय डच कंपनी की शुरुआत नहीं हुई थी, केवल अभियान आया था पूर्वी देशों के साथ। वो भी कहाँ पर आता है? सुमात्रा, इंडोनेशिया पर आता है भाई, है ना। आप ध्यान रखें, डेह इस्तेमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान आता है पूर्वी देशों की तरफ। और इंडोनेशिया के सुमात्रा पर एक जगह है अम्बयाना नाम की जगह है इंडोनेशिया में। वहाँ पर डच और पुर्तगालियों का आमना सामना हो जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि पुर्तगाली भी इंडोनेशिया में क्या करते थे? व्यापार करते थे। मसालों के व्यापार के लिए विश्व भर में जाना जाता था इंडोनेशिया। और आपको मैं इंडोनेशिया का नाम भी बता चुका हूँ, प्राचीन नाम मलय पुंज के नाम से इसको जाना जाता था। मलय पुंज, ध्यान रखिएगा, मलय पुंज बहुत ही ज़्यादा फेमस था मसालों के लिए इंडोनेशिया भी। इसी कारण डच पहले इंडोनेशिया आए थे। और इंडोनेशिया में एक जगह है अम्बयाना में डच क्या करते हैं? पुर्तगालियों को हरा देते हैं और अम्बयाना पर अधिकार कर लेते हैं। ध्यान रखना आप, पहला डच अभियान 1596 में इंडोनेशिया आता है डेह इस्तेमान के नेतृत्व में। इस चीज़ को आप नोट कर ले, ध्यान रखें आप इस चीज़ को। आगे उल्लेख मिलता है, जब इस तरीके से इनको इस चीज़ के बारे में पता लगता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इंडोनेशिया पूर्वी देशों में व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पर क्या करा जा सकता है, व्यापार भी बढ़ सकता है, हर तरीके की वहाँ पर व्यापार से रिलेटेड फैसिलिटी है। ऊपर से जो इनके कंपटीशन में जो लोग थे पुर्तगालियों को इन्होंने परास्त कर दिया है। तो इनके क्या बोलते हैं ना कि मतलब एक तरीके से आत्मविश्वास इनका बढ़ गया था, है ना। तो उसके बाद उल्लेख मिलता है कि डच सरकार ने 1602 में कंपनी की स्थापना कर दी भाई। और उस कंपनी का नाम क्या रखा गया था? ध्यान रखना आप, उस कंपनी का नाम रखा गया द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड।
ऑफ नीदरलैंड। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से इस कंपनी को जाना जाता है। दिमाग में बैठा लो आप, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या फिर इसका आगे ईस्ट इंडिया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना आप यहाँ पर, ये जो डच लोग थे ये बेसिकली नीदरलैंड या हॉलैंड से इनका संबंध था। नीदरलैंड के थे लोग, नीदरलैंड या हॉलैंड जो देश है वहाँ के ये लोग थे। नीदरलैंड से इनका सीधा सीधा संबंध था। तो सरकार ने इस कंपनी का नाम क्या रख दिया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ध्यान रखना आप, इस कंपनी की स्थापना होती है। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि यह कंपनी 1602 में इसकी स्थापना हुई, जबकि आप ध्यान रखना अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी कंपनी जो है उसका पहले नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था अंग्रेजों की कंपनी का, उसका पहले नाम था द मर्चेंट ऑफ नंदर इनटू द ईस्ट इंडीज़। बहुत लंबा नाम था, बाद में पड़ा उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो अंग्रेजों की कंपनी है उसकी स्थापना 1600 में हो चुकी है, 1600 में, जबकि डचों की कंपनी बन रही है 1602 में। ध्यान रखना, पर यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, कंपनी अंग्रेजों की पहले बनी लेकिन भारत में पहले कौन आए? डच आए। ध्यान रखना आप, डचों की कंपनी 1602 में बनती है, ध्यान रखना आप इस चीज़ का। चलिए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की जाती है डच सरकार द्वारा, और डच सरकार इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार, संधि, युद्ध वगैरह करने की स्वतंत्रता दे देती है कि आप पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों तक व्यापार भी कर सकते हो, संबंध भी बना सकते हो, संधि भी कर सकते हो, लड़ भी सकते हो, जो भी करना है करो। 21 वर्षों तक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को छूट दे दी गई कि आप पूर्वी देशों के साथ, आपको स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी करो। दूसरा, इस कंपनी का जो निदेशक मंडल था, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टर्स बोल देते हैं कंपनी के, इस कंपनी का निदेशक मंडल था भाई 17 सदस्यों का। 17 सदस्य इस कंपनी में क्या थे? निदेशक थे, 17 सदस्य। तो आप सीधा सीधा ध्यान रखना, 17 सदस्यों की एक कंपनी बनाई गई डच सरकार के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। और यह कंपनी 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसको भेजा गया। अब जब इनका मसालों का व्यापार तो ठीक ठाक चल रहा था, कहाँ से? इंडोनेशिया से। लेकिन जब आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है तब फिर क्या होता है? ज़रूरतें बढ़ती जाती है ना। तब इन्होंने क्या फ़ैसला लिया कि हमको क्या करना चाहिए? कपड़ा वगैरह का व्यापार भी करना चाहिए। तो कपड़ा वगैरह का व्यापार, कपास वगैरह के लिए इनको आना पड़ा भारत। चाय, मसाले भारत से भी इनको मिलने शुरू हो गए थे, और ये इनको पता था कि पुर्तगाल इनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, उसके बाद जैसे कंपनी की स्थापना हुई, इन्होंने इंडोनेशिया जाकर, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में फिर से पुर्तगालियों को बहुत ही बुरी तरीके से परास्त कर दिया। पुर्तगालियों को क्या करा इन्होंने? फिर से हरा दिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को भी पुर्तगालियों से छीन लिया, और जकार्ता के पास इन्होंने डचों ने अपना एक नगर बसाया। ध्यान रखना आप इस चीज़ को, जकार्ता के खंडर थे कुछ वहाँ पर इन्होंने एक नगर बसाया पुर्तगालियों को हराकर। आगे उल्लेख मिलता है कि 1605 के आसपास ये भारत में आने का इनका क्या होता है? भारत में आते हैं। तो 1605 में सम्राट अकबर की भी मृत्यु हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना। 1605 में डच भारत में आते हैं और अपनी भारत में पहली फैक्ट्री लगाते हैं, प्रथम फैक्ट्री डचों की जो भारत में लगी 1605 में। तो आप ध्यान रखना, डचों की भारत में पहली फैक्ट्री लगी थी आपके 1605 में। कहाँ पर लगी थी? मसूलीपट्टनम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मसूलीपट्टनम में इनकी पहली डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? 1605 में मसूलीपट्टनम में लगती है। ध्यान रखना आप इस चीज़ का, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम पे। आगे उल्लेख हमें क्या मिलता है? डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री या कोठी 1610 में लगाई। 1610 दूसरी फैक्ट्री 1610 में लगाते हैं। और आप ध्यान रखना, इन्होंने जो अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई वो लगाई पुलिकट।
पुलिकट में लगाई। पुलिकट आपको पता है झील है ना, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, वर्तमान में तो है ना, उस समय तो आंध्र प्रदेश था नहीं, तमिलनाडु के क्षेत्र में आता था, ये ध्यान रखना आप। पुलिकट में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। मैं इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि डचों ने जब भारत में आए तो पुलिकट में इन्होंने क्या काम करा, एक फैक्ट्री लगाई थी पुलिकट में, और पुलिकट को इन्होंने अपना क्या बनाया, मुख्य केंद्र बनाया। मुख्य केंद्र, पुलिकट को इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया व्यापार का। और पुलिकट में इन्होंने एक टकसाल बनाई। टकसाल, टकसाल क्या होता है आपको पता है? टकसाल बोला जाता है उसको जहाँ पर सिक्के बनते हैं। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक निकल कर आता है। भारत में डचों ने पुलिकट में एक टकसाल बनाई जहाँ पर सिक्के बनते हैं, और वहाँ से एक सोने के सिक्के इन्होंने चलाने शुरू कर दिए। सोने के सिक्के छापते थे यहाँ पर, ये सोने के सिक्के। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। डचों द्वारा भारत में सोने के सिक्के चलाए गए, उन सिक्कों को क्या बोला जाता था? तो ध्यान रखना, इन स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा के नाम से जाना जाता था। पैगोडा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डचों द्वारा भारत में चलाए गए स्वर्ण सिक्के क्या थे, क्या ना किस नाम से जाने जाते थे? पैगोडा के नाम से जाने जाता था। ध्यान रखना आप, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुलिकट में इन्होंने टकसाल बनाई और वहाँ से इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, जिन सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। आगे उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अपनी तीसरी फैक्ट्री लगाई। तो तीसरी फैक्ट्री ये लगाते हैं अपनी, तीसरी फैक्ट्री ये लगाते हैं अपनी 1616 में। 1616 में सूरत गुजरात तीसरी फैक्ट्री हो जाएगी भाई। सूरत गुजरात में लगाते हैं, सूरत गुजरात। और इन्होंने अपनी जो लास्ट फैक्ट्री जो लगाई थी, अंतिम फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई इन्होंने, है ना। इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई। लगभग 11 फैक्ट्रियों के आसपास इन्होंने भारत में लगाई थी अपनी। पर आप ये ध्यान रखना, तीसरी फैक्ट्री सूरत गुजरात, लास्ट इनकी फैक्ट्री लगी थी 1663 के आसपास। कोशिश करी इन्होंने लगाने की 1663 में। ये लगी थी आपकी इनकी कोचिन, कोचिन में लगाई थी, कोचिन केरल। ये इनकी लास्ट फैक्ट्री थी भारत में, लास्ट व्यापारिक कोठी, लास्ट फैक्ट्री लगाते कोचिन केरल में 1663 के आसपास। अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखना। पहली मसूलीपट्टनम में, दूसरी पुलिकट में। पुलिकट में इन्होंने टकसाल बनाई जहाँ से इन्होंने एक पैगोडा नाम के स्वर्ण सिक्के चलाए थे। दूसरा अति महत्वपूर्ण क्या बन जाता, तीसरी सूरत गुजरात, और लास्ट ये लगाते कोचिन केरल में। ये ध्यान रखना आप। ये कुछ प्रारंभिक मैंने इनके बारे में बता दिया। देखिए, जितने भी पुर्तगालियों ने जो जीता था, जितने भी व्यापारिक सेंटर इन्होंने जीते थे पुर्तगालियों ने, जहाँ जहाँ पर पुर्तगालियों ने अपने पैर जमाए थे, धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन का कारण भी डच ही बनते गए। डचों ने पुर्तगालियों को बार बार हराया, है ना। यहाँ तक कि डच भारत में व्यापार में इतनी अच्छी स्थिति में आ गए थे कि आप ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं लास्ट की मैं बात करता हूं, औरंगजेब का टाइम पीरियड अगर आपको ध्यान होगा तो औरंगजेब बने थे राजा 1658 में। औरंगजेब मुगल बादशाह 1658 से 1707 तक औरंगजेब का टाइम पीरियड रहता है, अगर आपको पता हो तो। मुगल बादशाह औरंगजेब 1658 से 1607 तक मुगल बादशाह औरंगजेब का टाइम पीरियड रहता है, आपको पता होगा इस बारे में। तो आप ध्यान रखना, औरंगजेब के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखना, डचों ने औरंगजेब से 32.5% वार्षिक कर देते थे औरंगजेब को। वार्षिक कर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के व्यापारिक अधिकार ले लिए थे औरंगजेब से 32.5% वार्षिक कर पर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण हो जाएगी ये चीज़ भी, औरंगजेब से, है ना। और औरंगजेब का टाइम पीरियड रहता है 1707 तक। इस तरीके से डचों का भारत में अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जब कोई चीज़ अपने पीक पर जाती है ना, कोई अपने शिखर पर पहुंचती है भाई, उसके बाद ऊपर तो जा नहीं पाएगा, तो नीचे ही आना पड़ेगा वापस, है ना। तो शिखर पर पहुंच गई थे ये भी डच भी अपने, और इनके शिखर पर पहुंचने के बाद इनके सामने चुनौती आती है अंग्रेज, द इंग्लिश। और अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज फिर इनको हराते हैं, जैसे इन्होंने पुर्तगालियों को हराया। अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष चालू हो जाता है। ध्यान रखना आप,
और कहा जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेज भारत में आते गए, अंग्रेजों का समुद्र पर व्यापार बढ़ता गया, डच भी मैदान छोड़ते गए। ध्यान रखना आप। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है डचों के बारे में। यहाँ से डचों और अंग्रेजों के बीच में 1759 में एक युद्ध लड़ा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, पुर्तगालियों के साथ भी इन्होंने युद्ध लड़ा, अंग्रेजों के साथ भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ इनकी होती रहती थी, लेकिन एक निर्णायक युद्ध, निर्णायक युद्ध का मतलब समझते हो आप, फाइनल बैटल है ना, जिसमें सब कुछ फाइनल हो गया था। तो 1759 में डचों व अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज वर्सेस डच के बीच इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसको इतिहास में बोला जाता है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा, अंग्रेज और डचों के बीच में लड़ा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, यहीं से रॉबर्ट क्लाइव का अस्तित्व आ गया। इससे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था, अगर आपको पता हो, है ना, 1757 में। फिर 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ते डचों के साथ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और ये युद्ध पूरा का पूरा किसके फेवर में जाता है, अंग्रेजों के फेवर में जाता है। और अंग्रेज अच्छी तरीके से क्या करते हैं, व्यापार के सबसे बड़े कांटे को अपने रास्ते से हटा देते हैं। इस समय जो इनका सबसे आगे मुसीबत बनी हुई थी अंग्रेजों के सामने, वो थे डच। डचों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया निर्णायक युद्ध रहा। निर्णायक युद्ध इसको बोला जाता है, डच और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध। और इस युद्ध में हमें उल्लेख मिलता है कि डच शक्ति पूरी तरीके से क्या हो गई थी, बिल्कुल पतन की कगार पर पहुंच गई थी, है ना। डचों का पूरे तरीके से पतन हो गया। अब यहाँ पर ये इस युद्ध के बाद ये निर्णय दिया जाता है डचों को कि आप केवल व्यापार करोगे, किसी प्रकार की आर्मी नहीं रखोगे, छोटे मोटा व्यापार कर सकते हो आप। और जो जो स्थान अंग्रेजों ने इनसे जीते हैं उनको फिर से पाने की कोशिश नहीं करोगे, शर्त रखी गई युद्ध के बाद। तो डचों ने बोला, तब मजबूरी हो गई थी डचों को फिर, है ना, व्यापार करने की। तो इन्होंने फिर बिना युद्ध लड़े फिर व्यापार तो अपना करते रहे छोटा मोटा, पर मतलब ये पूरे तरीके से इनका जो इन्होंने रणनीति बनाई थी व्यापार करने की, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। अब इनको सिर्फ छोटा मोटा व्यापार ही कर सकते, बाकी उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। डचों का पतन बेदरा के युद्ध के बाद शुरू हो गया था और अंग्रेजों का इस समय सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। तो ध्यान रखना, इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों डचों की शक्ति बिल्कुल कम हो गई। और ठीक 1759 है, इसका रिवर्स कर देना 1795 में पूरी तरीके से डचों को बाहर भगा दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। फिर बोला कि आप यहाँ पर शक्ल भी मत दिखाओ अब, है ना। फिर पूरी तरीके से इनको भगा दिया जाता है भारत से। तो पूरी तरीके से निर्णायक युद्ध बेदरा का युद्ध हो गया था। बेदरा के युद्ध में पतन हो गया था डचों का। और जो छोटे मोटे जो डच जो बच्चे थे वहाँ पर भारत में जो बच्चे थे व्यापार कर रहे थे छोटे मोटा, वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया 1795 में। 1795 में डचों को पूरी तरीके से भारत से निष्कासित कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों का रास्ता पूरा साफ हो गया। अब आप एक दो चीज़ें ध्यान रखना, भारत में डचों का व्यापार बीच में कुछ हद तक चला, अच्छे तरीके से चला। मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध बन गए थे, है ना। वार्षिक कर देते थे 32.5%, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा आप ध्यान रखना, डचों का अगर कोई कारण रहा भारत में हारने का, तो उसका सिर्फ एक कारण था, इन्होंने यहाँ की राजनीति में कोई इंटरफेयर नहीं करा। सिर्फ इन्होंने कंपटीशन, जो इनके साथ कंपटीशन कर रहे थे पुर्तगाली अंग्रेज, इनके साथ लड़े, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं डच। केवल व्यापार करा था इन्होंने भारत में और आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करा। और दूसरा, लीडर की इनके पास भी कमी रही, लीडर इनको भी अच्छा नहीं मिला और इनका ज़्यादा फोकस व्यापार पे ही रहा, बल्कि पुर्तगालियों का और अंग्रेजों का फोकस व्यापार से हटकर भारत की राजनीति में ज़्यादा था। अगर आपको ध्यान होगा तो पुर्तगालियों के, जैसे आपके अल्बुकर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, अल्बुकर्क ने नीतियाँ अपना दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी, वहाँ के राजा थे, गुजरात के राजा को हरा दिया उसने, आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। उससे पहले अल्मीडा था, अल्मीडा ने भी गुजरात के राजा को हरा दिया। तो
यहाँ के राजाओं को हरा रहे थे दरअसल ये, है ना। बल्कि डचों ने यहाँ के भारत के जो कोई राजा थे उन पर किसी भी प्रकार का इन्होंने राजनीतिक कोई भी हस्तक्षेप डचों ने नहीं करा, केवल व्यापार को इन्होंने फोकस करा। शायद ये भी एक कारण रह सकता है डचों के पतन का, है ना, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार को देख रहे थे, बाकी इन्होंने कुछ नहीं देखा। अंग्रेजों की अगर मैं बात करता हूँ तो अंग्रेज़ मैं अंग्रेजों के बारे में इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ। इस बेदरा के युद्ध से 2 साल पहले 1757 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है। प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है जिसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में भारत का ही राजा है उसको ही हरा रहे हैं, तो राजनीतिक हस्तक्षेप कर दिया। पुर्तगालियों ने भी पहले करा था। पुर्तगाली भारत में 1560 में धार्मिक न्यायालय बना रहे हैं गोवा में, मैं बता चुका हूँ कल आपको। तो धार्मिक हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। लेकिन डचों ने भारत के किसी राजा के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करा। इनके पास लीडर की कमी रही, लीडर की कमी भी रही, साथ ही साथ इनका व्यापार पर ज़्यादा फोकस रहा और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो क्या हो गया था, इनकी जो नौसेना थी वो बिल्कुल कम पड़ गई अंग्रेजों के सामने। रीजन में आपको बता दूं, देखिए अगर आप नक्शे में देखोगे, आप वर्ल्ड मैप में देखना इस चीज़ को, जहाँ पर ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो यानी कि 3 देशों का समूह है जिसको ब्रिटेन बोला जाता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वगैरह वहाँ पर है। तो ब्रिटेन के चारों ओर आपको देखना नक्शे में जल ही जल है, यानी कि ब्रिटेन वालों की जो नेवी थी, नौशक्ति थी, उनको प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा वो मिल जाता था। उन्होंने नौसेना को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करा था। जबकि आप बल्कि पुर्तगाल के बारे में देखोगे तो पुर्तगाल का एक ही किनारा लगता है समुद्र से, तो उन्होंने ज़्यादा नौसेना पर फोकस नहीं करा। लेकिन डचों ने अंग्रेजों ने बहुत अच्छे तरीके से नौसेना को प्रिपेयर कर रखा था और ये नौसेना पुर्तगालियों को हराने भी सक्षम रही और डचों को भी इन्होंने जो है पूरी तरीके से क्या कर दिया, बेदरा के युद्ध में हरा दिया। और उसके बाद फिर 1795 में डचों को पूरी तरीके से भारत से भगा दिया जाता है। तो ध्यान नक्शे में देखना ब्रिटेन को एक बार चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये रीजन रहा डचों को हारने का। तो इसी के साथ डच का टॉपिक बात समाप्त करते हैं। इसके बाद अंग्रेज महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। चलिए, बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई समस्या है तो बता सकते हो। और बाकी आप देखिए, चैनल को देखिए, शेयर करें। और कोई ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करना चाहता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, तोमर एकेडमी में 1 बजे से 4 बजे तक पुलिस के हमने नया बैच बनाया है। अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी आप देख सकते हो, ऑफलाइन बैच है। उसमें रेगुलर आपकी उत्तराखंड हिंदी प्लस जीएस की क्लासेस चल रही है, तो आपका अलग एक रहेगा, उसमें आपको लाइव मार्गदर्शन मिल सकता है क्लास में अनुभवी टीचरों के साथ। बाकी इन सब चीज़ों को देखते हुए आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को आप लाइक शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।